था नेफ्रॉन के बारे। नेफ्रॉन जो था बेटे वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट था किडनी का। फिर हमने इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स देखे। एक नेफ्रॉन जो है इट कंप्राइजेज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। इसका जो कैप्सुलर पोर्शन था वो मुश्तमिल था दो हिस्सों पर। एक को बेटे हमने ग्लोमेरुलस का नाम दिया। ग्लोमेरुलस क्या था? एक आर्टरी आ रही थी, वो आर्ट्रियूल्स में तब्दील हुई। आर्ट्रियूल से कैपिलरीज का नेटवर्क बना जिसको हमने ग्लोमेरुलस का नाम दिया। ये जो कप शेप स्ट्रक्चर थी इसको हमने बोमेंस कैप्सूल का नाम दिया। ये हो गया हमारा रीनल कार्पसल। आगे जो इसका ट्यूब वाला पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल। अब इसको हम देखें तो ये वाला हिस्सा इसका कहलाता था प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। ये वाला जो पोर्शन था इसको हमने नाम दिया लूप ऑफ हेनले। अब ये लिम्ब इसका नीचे आ रहा है, इसको हमने क्या नाम दिया था? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये लिम्ब ऊपर जा रहा है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये वाला जो बलदार हिस्सा था डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, और ये आके ओपन होती थी कलेक्टिंग डक्ट्स में। अब बेटे ये वाले जो हिस्से हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है रीनल फंक्शनिंग, उसमें मेजर रोल प्ले करते हैं। किडनी फंक्शनिंग क्या है? बेसिक किडनी का फंक्शन क्या है? दैट इज यूरिन फॉर्मेशन। अब ये जो यूरिन फॉर्मेशन है हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? यूरिन फॉर्मेशन हमारे जिस्म में ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। मतलब हमारे जिस्म के अंदर बैलेंस रखा जा रहा है वाटर का, साल्ट्स का और वेस्ट मटेरियल्स का। अब इस बैलेंस को बरकरार रखने के लिए हमारे किडनीज जो रोल प्ले कर रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें पानी में सॉल्युबल होकर हमारी बॉडी से खारिज हो जाएंगी, वो हमारे जिस्म को नहीं चाहिए। अब इस पानी, साल्ट्स और वेस्ट के इखराज से मकसद क्या है? टू मेंटेन ओवर ब्लड पीएच। क्या कायम रखना है बेटे? ब्लड पीएच, जो कि 7.35 टू 7.45 के इन बिटवीन रखी जाती है। इससे अगर कम ज़्यादा होगी
वो मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि जब हमारे किडनी फंक्शन ठीक नहीं कर रहे होते या हमारी वाटर इनटेक कम होती है या साल्ट्स का मसला होता है तो फिर हम भी ठीक परफॉर्म नहीं कर रहे होते, हमारी सेहत भी ठीक नहीं होती। अब ये जो यूरिन फॉर्मेशन है या किडनी फंक्शन है ये बेटे बेसिकली 3 स्टेप्स के अंदर होता है। कितने? 3 स्टेप्स के अंदर होगा। जो पहला स्टेप है इसका दैट इज प्रेशर फिल्ट्रेशन। पहला स्टेप क्या कहलाता है? दूसरा स्टेप इस यूरिन फॉर्मेशन का सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और जो तीसरा स्टेप है ट्यूबुलर सेक्रीशंस। तीन स्टेप्स पे मुश्तमिल। पहला स्टेप दैट इज कॉल्ड प्रेशर फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा स्टेप ट्यूबुलर सेक्रीशन। अब हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं कि ये क्या है। प्रेशर फिल्ट्रेशन, ये हमारी एक आर्टरी आ रही थी, ये आर्ट्रियूल्स में तब्दील हुई, आर्ट्रियूल्स आगे ग्लोमेरुलस में तब्दील हो गए। ग्लोमेरुलस का मतलब कैपिलरीज का नेटवर्क। यहाँ पे मौजूद जो ब्लड है वो चूंकि जैसे जैसे बोर साइज कम होता चला जाता है किसी भी नाली का तो उसके अंदर मौजूद फ्लूइड का प्रेशर बढ़ता चला जाता है। आप पाइप है ज़्यादा मोटा होगा, बोर साइज ज़्यादा होगा, पानी का प्रेशर कम होगा। आप उसको बारीक करते चले जाएं, पानी का प्रेशर क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह अब चूंकि यहाँ पे कैपिलरीज बन चुकी, इन कैपिलरीज के अंदर पानी का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। ज़्यादा होने की वजह से अब ये भी 1 सेल थिक है, इसमें मौजूद बहुत सारा वाटर साल्ट्स, ग्लूकोज, यूरिया, वो बेटे निकल के इस बोमैन कैप्सूल में आ जाएगा। वो क्या होगा? बोमैन कैप्सूल में आ जाएगा। मैंने बात की है कि बहुत सारा पानी, साल्ट्स, ग्लूकोज, यूरिया वो इस ग्लोमेरुलस से निकलेगा और बोमैन कैप्सूल के अंदर आ जाएगा। अब जब ग्लोमेरुलस से निकलकर बोमैन कैप्सूल में आ गया, अब इन चीज़ों को एक नया नाम दे दिया जाता है दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब बेटे इन सब चीज़ों को एक मजमूई नाम दे दिया गया कि ये ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट है, बोमैन कैप्सूल में शामिल हो गया। अब इसके आगे इन चीज़ों ने बोमैन कैप्सूल से आगे चलना है। अब ये प्रोसेस था हमारा ग्लोमेरुलस से निकलकर बोमैन कैप्सूल तक आना, पहला स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन दैट इज प्रेशर फिल्ट्रेशन। वाटर, साल्ट्स, ग्लूकोज, यूरिया। अब इनमें सारी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो एज इट इज़ जिस्म से बाहर चली जाएं। एक नॉर्मल बंदे के अंदर, नॉर्मल ह्यूमन में जो नॉन डायबिटिक है, ग्लूकोज जिस्म से बाहर नहीं जाना चाहिए, यूरिन के ज़रिए पास आउट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ज़रूरी साल्ट्स वो हमारे जिस्म से बाहर खारिज नहीं होने चाहिए। पानी का बहुत बड़ा हिस्सा आ चुका है, इतना पानी हमारे जिस्म से खारिज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अब नेक्स्ट मैकेनिज्म आता है दैट इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। नाम से पता चल रहा है कि ये सारी चीज़ें वापस जज़ब नहीं होंगी,
ये सारी चीजें सेलेक्टिव रीअब्जॉर्ब, मुंतखब शुदा चीजें वापस जज़ब होंगी। लेकिन वो वापस जज़ब होंगी कैसे? इस पूरे नेफ्रॉन के साथ साथ ब्लड की जो छोटी आर्टरियोल्स और कैपिलरीज और आप कह लें वेन्यूल्स का एक पूरा नेटवर्क होता है। अब जो चीजें वापस जज़ब होनी है वो यहां से निकलेंगी और वापस ब्लड में शामिल होती चली जाएंगी। एक नेटवर्क यहां पे मौजूद था जो आपको पहले लेक्चर में भी बताया गया। इनका नहीं बताया गया था, मैंने जानबूझ के नहीं बताया था। मैंने कहा जब पढ़ाऊंगा ये टॉपिक तब बताऊंगा। अब ये चीजें वापस जानी है। अब ये चीजें वापस जानी कैसे हैं सर? ये चीजें ऑस्मोसिस के जरिए, मतलब कौन से प्रोसेसेस के जरिए वापस जानी है? ऑस्मोसिस के जरिए वापस जाएंगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए वापस जाएंगी और डिफ्यूजन के जरिए वापस ब्लड में जाएंगी। रीनल ट्यूब्यूल से निकलकर वापस ब्लड में जाना है इन्होंने। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब ये जो एक मेजर हिस्सा हमारे फिल्ट्रेट में आ गया था, इसका ऑलमोस्ट 99% हिस्सा वापस रीअब्जॉर्ब होगा। 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट विल बी रीअब्जॉर्ब्ड। चूंकि बेटे इसमें बहुत सारी काम की चीजें खारिज हो गई थी, वो जिस्म से बाहर नहीं जानी चाहिए। ओके, देन some water and most of the glucose is reabsorbed from the proximal convoluted tubules. कुछ पानी एंड ग्लूकोज वो इस हिस्से से, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल वाले हिस्से से वापस जज़ब हो जाएगा। मुश्किल बात तो नहीं। पहला हिस्सा प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है ना। आज स्ट्रक्चर दोबारा बताने का मकसद ये था, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में क्या बेटे जाएगा? ग्लूकोज एंड वाटर, ये वापस जज़ब हो जाएगा। सारा नहीं पानी जज़ब होगा, पानी का बहुत सारा हिस्सा जो है वो जज़ब हो जाएगा। अच्छा जी, salts are reabsorbed by active transport, then water follows by osmosis. यहां पे जो salts हैं वो कैसे? salts by active transport एंड जब वो वहां पर अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो गया तो पानी ने ज़ाहरी बात है ऑस्मोसिस के ज़रिए उस हिस्से में दाखिल हो जाना। वाटर बाय ऑस्मोसिस। अब बेटे ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, नीचे आता हुआ लिम्ब जो है, यहाँ पर वाटर जो है जो बाकी बचा उसमें से फिर कुछ हिस्सा इस डिसेंडिंग लिम्ब से वापस जज़ब हो जाएगा। डिसेंडिंग लिम्ब में क्या वापस जज़ब होगा? वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड। अब आ गया हमारा ये वाला हिस्सा, लूप ऑफ हेनले। अच्छा जी, ascending limb of loop of Henle allows the reabsorption of salts। ये वाला हिस्सा जो है ascending limb में reabsorption of salts। अब ये वाली जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं, यहाँ पे
यहाँ पे वाटर एंड ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हुए थे। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स अगेन अलाउ द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू द ब्लड। यहाँ से फिर वाटर जो है वो अब ये जो पूरा लिम्ब होता है ना हमारा, असेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग और ये लूप ऑफ हेनले, यहाँ पर मेजरली साल्ट्स और वाटर ने ही रीअब्सॉर्ब होना। जितना पानी आ चुका था वो खारिज सारे का सारा नहीं होना, उसका कुछ हिस्सा खारिज होगा। उतना पानी खारिज होना शुरू हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाए। अब उसके साथ पानी के साथ साथ सर साल्ट्स भी वापस जाने होते हैं। साल्ट जो हैं वो भी जिस्म का ज़रूरी हिस्सा, जिस हद तक हमारे जिस्म को चाहिए वो जिस्म ने अपने अंदर रखने हैं। अच्छा जी, अब ये जो साथ साथ घूम रही हैं ब्लड कैपिलरीज या आर्टरियूल्स या वेन्यूल्स, अब सारी चीज़ें इनमें से नहीं इसमें आ चुकी थी हमारी रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर। इनमें कुछ वेस्ट मटेरियल्स बाकी रह गए थे। ये अपने वो वेस्ट मटेरियल्स खारिज करके रीनल ट्यूब्यूल के अंदर डाल देती। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूंगा ब्लड वेसल्स, इसमें आर्टरियूल्स हो सकते हैं, कैपिलरीज हो सकती हैं, वेन्यूल्स हो सकते हैं। ये जो हैं ये अपनी सेक्रीशंस, रतूबतें वो खारिज करेंगी रीनल ट्यूब्यूल के अंदर। उसमें क्या होगा, उसमें फिर नाइट्रोजीनस वेस्ट्स होंगे, जैसा कि क्रेटिनिन एक वेस्ट मटेरियल है, यूरिक एसिड जो कि एक हद से ज़्यादा जिस्म में नुकसानदेह है, वो इस रीनल ट्यूब्यूल के अंदर खारिज कर देगा। अब जब ये काम हो चुका, अब जो इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर पहुंचेगा वो हमारा जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज यूरिन। उस सॉल्यूशन को हम क्या नाम देंगे? अब इसमें एक हेल्दी पर्सन के यूरिन में मैक्सिमम वाटर, एक्स्ट्रा साल्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल्स जो हमारे जिस्म में नहीं रहने चाहिए वो शामिल हों। दैट इज़ द मेन की फंक्शन ऑफ अ किडनी, दैट इज़ यूरिन फॉर्मेशन। मैं रिपीट कर देता हूँ बेटे, यूरिन फॉर्मेशन 3 तरह के प्रोसेसेस पर मुश्तमिल: प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, ट्यूबुलर सेक्रीशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, आर्टरियूल से कैपिलरीज का नेटवर्क बना जिसको ग्लोमेरुलस का, यहाँ से चूंकि ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है उसके तहत होने वाली फिल्ट्रेशन दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर फिल्ट्रेशन। पानी, ग्लूकोज, बहुत सारे साल्ट्स निकल के दाखिल हो जाते हैं बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। जब ये अब लिक्विड या सॉल्यूशन जो हमारे बोमेन कैप्सूल में आ चुका दैट इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ये सारे का सारा फिल्ट्रेट हमारे जिस्म से खारिज नहीं होना। खुदा न खास्ता अगर खारिज होगा दैट मीन्स ओवर किडनीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। हमारे किडनीज जो हैं वो सही तौर पे काम नहीं कर रहे, खुदा न खास्ता। इसमें मौजूद बहुत सारा ज़रूरी पानी, नॉर्मल पर्सन के अंदर ग्लूकोज और बहुत सारे साल्ट्स वो जिस्म में वापस जाएंगे, ब्लड में वापस शामिल होंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। ये सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन सारे तरीकों के प्रोसेस से होगी। जितने भी ट्रांसपोर्ट के तरीके पढ़े हमने, ऑस्मोसिस भी होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होगी, डिफ्यूजन भी शामिल होगी। 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड। जो आया हमारा फिल्ट्रेट 100% जो था उसमें से 99% जो है वो वापस रीअब्सॉर्ब होगा।
प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में ग्लूकोज और वाटर रीअब्सॉर्ब होगा। साल्ट्स जो हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए यहाँ से निकलेंगे और हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर चले जाएंगे। अब जब साल्ट्स जाएंगे तो पानी यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो पानी ऑस्मोसिस के ज़रिए यहाँ से निकलेगा और ब्लड में चला जाएगा, सारे का सारा नहीं, जितना जा सकता था वो चला गया। फिर जो आपका डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, ये वाला, इसमें वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड। जो आपका असेंडिंग लिम्ब है यहाँ पर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ साल्ट्स टेक्स प्लेस, और जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं यहाँ से फिर पानी जो है वो वापस जज़ब होगा ब्लड वेसल्स के अंदर जो कि इस नेफ्रॉन के अलोंग चल रही थी। अब तीसरा प्रोसेस ट्यूबुलर सिक्रीशन, इसके साथ साथ चलने वाली ब्लड वेसल्स, उनमें से सारे वेस्ट मटेरियल नहीं ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके आगे थे, कुछ थे उनमें, वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन उसके ज़रिए दाखिल होंगे इन रीनल ट्यूब्यूल के अंदर, जहाँ जहाँ से ये ब्लड वेसल्स टच कर रही हैं। अब जो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर हमारे पास सॉल्यूशन बच गया, दैट इज़ कॉल्ड यूरिन। कलेक्टिंग डक्ट से ये जाएगा पेपिलरी डक्ट्स के अंदर, पेपिलरी डक्ट से पेल्विस के अंदर, और पेल्विस से आगे यूरेटर्स के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड यूरिन फॉर्मेशन। यहाँ तक क्वेश्चन बेटे, उसके बाद जो नहीं